हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल हम सबके चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वंस अगेन CSIR एंड गेट मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज। और आज जो लेक्चर हम करने वाले हैं वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का 4th लेक्चर, यानी कि लास्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पीछे के आपने लेक्चर देखे हो या नहीं देखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो लेक्चर है इसको आप कंप्लीट देखना, क्योंकि पीछे के सारे लेक्चर्स के रिकैप मैं आपको यहीं करवा दूंगा। और आप इस चैप्टर को जब ये जो आज की क्लास आप कर लोगे तो सही मायने में आप यकीन मानो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से कभी भी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। इसके अलावा जितने भी रिटन एग्जाम्स होंगे जिसमें आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में लिखना होगा वो सब आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिखोगे, क्योंकि मैं इस टॉपिक को ज्योग्राफी से कनेक्ट करके बताने वाला हूँ। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। इस टॉपिक को मैं आपको ज्योग्राफी से कनेक्ट करके बताऊँगा। डियर स्टूडेंट, इसमें कंप्लीट स्टडी मैं आपको करवा दूंगा। जिस लेवल पे यूपीएससी की तैयारी लोग करते हैं, जिस लेवल पे यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उस लेवल पे आपको ये टॉपिक मैं समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कभी भी इस टाइप की, आपको पता है कि हमेशा जो है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज वगैरह पे प्रोजेक्ट करना होता है या उस पर क्वेश्चंस आते हैं या उस पर जो आपको लिखना होता है ऐसे। तो डियर स्टूडेंट, आज आपके हर एक सवाल का जवाब आपको यहाँ मिलेगा और ये जो लेक्चर है ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट लेक्चर जो होगा वो साबित होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि भाई जो है हमारे पास दो चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये दोनों ही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, ये दोनों चीज़ें आपस में अलग अलग नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। ये एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक ग्राफ है, ज़रा गौर से अगर आप देखेंगे इस ग्राफ को तो आपको पता चलेगा ये इस ग्राफ का जो क्या है। ये ग्राफ बेसिकली यहाँ लिखा हुआ ग्लोबल टेम्परेचर। तो भाई साहब, ये जो टेम्परेचर है ये ईयर वाइज है, ठीक है। ये जो ग्लोबल टेम्परेचर का रिकॉर्ड है ये ईयर वाइज है, ओके। एक सेकंड। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ ईयर और यहाँ लिखा हुआ ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ ऊपर उठता जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये ग्राफ लगातार, ये ग्राफ देखिए, ये 500 ईस्वी के आसपास का, ये 1000 का है, ये 1500 का है और ये 2000 का है। आप देख सकते हैं कि लगातार हमारे पिछले 1000-1500 साल में टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन 2000 ईस्वी के बाद जो टेम्परेचर है वो लगातार क्या हो गया, काफ़ी ऊपर उठ गया है। देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो देख सकते हैं, ग्राफ काफ़ी ऊपर उठ गया 2000 ईस्वी के आसपास या उससे बाद। यानी पिछले 25-30 सालों में जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है अर्थ पर टेम्परेचर। वही आपको लिखा हुआ है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, कि अर्थ पर जो टेम्परेचर है वो पिछले आपको 20-25 सालों के अंदर बहुत तेज़ी से इंक्रीज किया। उसके पीछे रीजन क्या है, आपको मोटा मोटी रीजन पता है कि बहुत सारे इंडस्ट्री बन गए हैं, बहुत सारी गाड़ियां रोड पे आ चुकी हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो ये सारे रीजन हैं और हालांकि यही सब रीजन मिलके जो है ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं। देखिए ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई जो आपका अर्थ है वो एक तरह से जल रहा है, जो आपका अर्थ है वो एक तरह से जल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। अर्थ पे आग लगी हुई है, बस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके बारे में आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, लेकिन आप दोबारा समझ लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि भाई कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, ठीक है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं। कौन से ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि भाई क्या था हमारा ग्रीन हाउस गैसेज, एक बार दोबारा से याद कर लीजिए। ओ, मीना, कल, काजल लगाना। ओ से है ओजोन, ठीक है। मी से हो गया, मी से मीथेन और ना से नाइट्रस ऑक्साइड। कल से हो गया आपको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। का से हो गया आपको क्या, का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल से हो गया वाटर वेपर। ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, आप इसको दोबारा से याद रखिए। ओ, मीना, कल, काजल लगाना। ओजोन, CH4NO2, CFC, CO2, H2O। ये जो है ये क्या हो गया, आपको इन्हीं को कहा गया कि हाँ भाई यही है आपका कौन, ग्रीन हाउस गैस। अब इस ग्रीन हाउस गैस ने कैसे काम किया आपको मैंने बताया, जरा गौर से देखिए। ये रहा आपका अर्थ, ठीक है, ये आपका जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ क्या किया है, ग्रीन हाउस गैस ने एक लेयर तैयार कर दिया। देखिए ग्रीन हाउस गैस का एक लेयर पहले से होता है, लेकिन वो लेयर पतला सा होता है और इस लेयर का काम क्या होता है कि सन से जो एनर्जी आती है, जो लाइट आती है, उसको तो पास करने दे। ये एनर्जी लाइट जो होती है एक साथ आती है, लेकिन जब यहाँ से हीट रिलीज होता है
तो ये ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, कुछ हीट को ट्रैप कर लेता है। ये ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, कुछ हीट को ट्रैप कर लेता है, जिससे कि धरती पे एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में यहाँ ग्रीन हाउस गैस का जो एक लेयर इतना मोटा हो चुका है, ये ग्रीन हाउस गैस का लेयर इतना मोटा हो चुका है कि यहाँ से एनर्जी आती तो है, लेकिन ये एनर्जी इसी में ट्रैप होकर रह जाती है। यानी ये एनर्जी जो है हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाती नहीं है। जितनी एनर्जी आती है उसका बहुत बड़ा अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में ही रुक जाता है, जिसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा एटमॉस्फेयर लगातार गर्म होता जा रहा है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है, यानी आती ज़्यादा है और जाती बहुत कम है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं ये क्या करते हैं, उस एनर्जी को रोक लेते हैं। जब आज से 20-25 साल पहले ये लेयर पतला सा था, ठीक है, ये लेयर धुंधला सा लेयर था, जिसके कारण कि क्या होता था, ये अच्छी खासी एनर्जी वापस लौटा देता था कि हाँ भाई हमें आपके एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी ठीक है। 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होता था और लोग बड़े मज़े से खेती बाड़ी करते थे, रहते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि ये जो गैसेज है, इस गैस का लेयर इतना मोटा हो गया है ग्रीन हाउस गैस का, जिसके कारण कि यहाँ से टेम्परेचर आता तो है लेकिन वापस नहीं जा पाता, ये ट्रैप हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। उसके बाद हम बात करें कि भाई साहब ये जो पॉल्यूशन फैलता है, इतने सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ रिलीज करती है कौन से गैस है, इन इंडस्ट्रीज से रिलीज होते हैं मेनली आपको CFC रिलीज हो जाता है, इनसे आपको जो है मेनली आपको CO2 रिलीज हो जाता है, इनसे आपको NO2 रिलीज हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वाटर वेपर रिलीज हो जाते हैं इससे। इसके अलावा जो हमारे आस हम जो कोल माइनिंग करते हैं, हम जो आपको समुद्र में माइनिंग करते हैं, उससे हमारा CH4 रिलीज हो जाता है। ओजोन मान लीजिए ऊपर में पहले से ही होता है, ओजोन का इशू नहीं है, लेकिन मेनली CFC, ठीक है, NO2 और CO2 का इशू है, ठीक है। हमें इस दोनों को पे लगाम लगाना है। CO2 को हम वैसे भी नहीं रोक पाते, क्योंकि CO2 में तो भाई फिर भी जैसे कि इंसान सांस छोड़ेगा तब भी CO2 आएगा, हालांकि कंट्रोल तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें मेनली कंट्रोल इन CFC और NO2 पे करना है, ठीक है। H2O वेपर पे भी हम कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर ये दोनों घटेंगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर घटेगा, तो अर्थ पे जितने वाटर वेपराइज होते हैं वो वाटर वेपराइज होना भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। और बेवजह जो कोल माइनिंग किए जा रहे हैं, कोल माइनिंग करने से हमारे जो क्या हो रहा है, CH4 निकल रहे हैं। जो हम लोग समुद्र में जो हम लोग सी माइनिंग करते हैं वहाँ से भी क्या होता है, CH4 निकलता है। तो सबसे पहले इन चीज़ों पर हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। अगर हम ग्रीन हाउस गैस पे कंट्रोल करते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या होंगी, ठीक होती चली जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक नई समस्या आ गई है ओजोन लेयर डिप्लेशन की, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लेशन एक बड़ी समस्या है भाई साहब। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है कि यहाँ जो आपके पास एक ओजोन का लेयर होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। देखिए धरती के ठीक सटा हुआ जो लेयर है उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर कौन होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होता है उसकी परत कितनी मोटी होती है, लगभग आपको 15 से 30 किलोमीटर के आसपास उसकी मोटाई होती है ओजोन लेयर की, ठीक है। उस ओजोन लेयर की क्या होती है, मोटाई होती है। लेकिन हम यहाँ धरती से क्या छोड़ते हैं, तो धरती से हम छोड़ते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC क्या करता है, ऊपर जाकर क्लोरीन रिलीज कर देता है या Cl2 गैस रिलीज कर देता है, और ये Cl2 क्या करता है, जाके ओजोन से जुड़ जाता है और ओजोन को तोड़ देता है किसमें, O2 और प्लस ClO में। देखिए ये क्या करता है, ओजोन को क्या करता है, O2 प्लस ClO में तोड़ देता है, जिसके चक्कर में क्या होता है कि हमारा जो ओजोन है, ओजोन टूटने लगता है। ओजोन क्या हो जाता है, ओजोन टूट के हमारा O2 में कन्वर्ट हो जाता है। हमें O2 नहीं चाहिए भाई, उतना ऊपर O2 नहीं चाहिए, हमें ऊपर ओजोन चाहिए। लेकिन वहाँ पर ये CFC गैस छोड़ने के कारण क्या होता है कि जो O3 है वो इसके Cl से जुड़ के क्या होता है, O2 प्लस ClO बना देता है, और हमारे पास ऑक्सीजन बचता है। हमें उतना ऊपर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें ओजोन चाहिए ऊपर में, ऑक्सीजन नहीं। आप बोलोगे फिर से गलत बात कर रहे हो, ओजोन तो ग्रीन हाउस गैस है। तो भाई ओजोन तो ग्रीन हाउस गैस है, हमारे लिए हार्मफुल थोड़ी, वो तो हमेशा अच्छी चीज़ है। ग्रीन हाउस गैस हमेशा के लिए बुरा नहीं होता। ग्रीन हाउस गैस में बुरा कौन होता है, CFC बुरा होता है, NO2 बुरा होता है, ठीक है। ज़्यादा CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, CH4 हार्मफुल है। अदरवाइज ओजोन है तो अच्छी बात है ना, ठीक है, ओजोन तो रहना चाहिए। तो भाई हमारा ओजोन लेयर क्या होता है, आपको डिस्टर्ब होने लगता है, जिसके कारण कि ओजोन लेयर का जो होता है डिप्लेशन होने लगता है, ओजोन लेयर में छेद होने लगता है, जिसके कारण कि हमारे धरती पर जो एनर्जी आती है वो साथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी लेती आती है। जहाँ पर ओजोन लेयर पतला हो जाएगा वहाँ से क्या होगा, आपको धरती पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आने लगेंगे, जिसके कारण कि मेनली स्किन कैंसर और बहुत सारे डिजीज लोगों को होने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को आपको अच्छे समझना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को पूरे अर्थ और इंडिया के रेफरेंस में समझेंगे।
ठीक है। हम पूरे ग्लोबल वार्मिंग को इंडिया और अर्थ दोनों के रेफरेंस में क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड में कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इंडिया में कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस दोनों को हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, देखिए इन चीज़ों को समझने से पहले अब आपको पहले एक डेफिनेशन समझ लीजिए क्लाइमेट चेंज क्या है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि जो भी चीज़ जिस समय पे हो रहा था उसका वो समय बदल गया, या उसका जो अमाउंट था, जो उसकी क्वांटिटी थी वो बदल गई। इसी को हमने क्या कहा, इसको कहा हमने क्लाइमेट चेंज। जैसे बारिश होती है, ठीक है, जून जुलाई महीने की बारिश हो रही है, अब जून जुलाई महीने के बदले कहीं जुलाई अगस्त में बारिश होने लगी, दैट्स कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। अब मान लीजिए जून का टेम्परेचर जो है हार्डली 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, वो टेम्परेचर बढ़ के 45 हो गया है, दैट्स कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जिस मौसम में ठंडी हवा चलनी चाहिए उस मौसम में ठंडी हवा चल नहीं रही है, जब ठंड का मौसम आना चाहिए उसमें ठंड का मौसम आया नहीं है, ठंड का मौसम आना चाहिए आप पंखा चला के आप जो है वो सोए हुए हैं, इसी को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं उसमें जो चेंजेस आ गए, इसी को क्या कहा गया, इसको कहा गया क्लाइमेट चेंज। बारिश होनी है, नहीं हो रही है, बारिश नहीं होनी थी, मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, गर्मी कम होनी चाहिए थी, गर्मी बहुत ज़्यादा, ठंड ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठंड कम है। ये चीज़ें ही हमारे पास हमारी क्या है, क्लाइमेट चेंज है। अब इन क्लाइमेट चेंज का असर क्या होता है, इस क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो असर होता है वो हमारी खेती पर पड़ता है। ठीक है, इस क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो असर होता है वो हमारी खेती पर पड़ता है, क्योंकि हम खाते तो अनाज है। ठीक है, तो इस क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा असर है वो हमारी खेती पे होता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं ना वो हीट सेंसिटिव होते हैं, उनका अपना एक टाइमिंग है कि भाई इस टाइम पे उनको पानी चाहिए, इस टाइम पे उनको ठंड चाहिए, इस टाइम पे उनको धूप चाहिए, इस टाइम पे उनको छांव चाहिए, वो उनका पैटर्न है। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या होंगी, वो उसको डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, पहले लखनऊ साइड जो होती थे या वेस्ट बंगाल साइड खूब आम होते थे, आज से लगभग 30-40 साल पहले खूब आम होते थे, 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये केजी आम बिकता था। लेकिन आज के रेट में आम बहुत महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि जो आम की जो पैदावार है वो क्या हो गई, घट गई। ज़्यादातर जो फसल होने लगे उन फसलों की पैदावार ही घट गई, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने के कारण चीज़ें बदल गई, उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो धान के पौधे होते हैं, धान के पौधों में धान के बदले वहाँ पर बस ऐसे कुछ नहीं होता, अंदर दाना होता ही नहीं है। तो ये चीज़ें क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा। एक एज ए साइंस स्टूडेंट, एज ए साइंटिस्ट टाइप स्टूडेंट आपको इस बात को अच्छी तरह समझना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भाई साहब ये रहा हमारा अर्थ, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए ताकि आप किसी को भी समझा सकिए और कहीं भी लिख सकिए। देखिए, ये रहा अर्थ और ये बीचों बीच रहा इक्वेटर। अर्थ के बीचों बीच क्या रहा, इक्वेटर। ठीक है, और अर्थ के बीचों बीच हमारे पास इक्वेटर है, और इक्वेटर के जो ऊपर यहाँ पर एक लाइन पास करती है जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और नीचे भी एक लाइन पास कर रही है जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हमें इसी से मतलब है। आप बोलोगे सर ये तुम बचपन से जानते हैं सर, बीच वाली लाइन को इक्वेटर कहते हैं, उसके ऊपर जो लाइन है उसको कहा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे जो लाइन है उसको कहा गया क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके ऊपर एक और लाइन है उसको कहा गया आपको लाइन ऑफ आर्कटिक, और नीचे क्या कहा गया, लाइन ऑफ एंटार्क्टिक। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले पोर्शन को कहा जाता है आर्कटिक, नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है अंटार्कटिक। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, अंटार्कटिक। अब याद कैसे रखोगे अंटार्कटिक, तो भाई साहब हम जो अंटी पहनते हैं, अंटी समझते हैं, अंटी क्या होता है, जो नीचे के जो अंग वस्त्र होते हैं, ठीक है, जो इनर वेयर्स उसको अंटी कहते हैं। मतलब जैसे जो पहलवान लोग चड्डी पहन के लड़ाई करने जाते हैं उसको अंटी कहा जाता है। तो आप हमेशा याद रखना कि अंटी मतलब जो नीचे वाले कपड़े होते हैं उसको वो नीचे पहने जाते हैं। तो नीचे की तरफ आपको क्या होगा, अंटार्कटिका है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में कौन है आपको, ऊपर वाले पोर्शन में आपको आर्कटिक है। आर्कटिक रीजन ऊपर है, अंटार्कटिक रीजन क्या हो गया, आपको नीचे हो गया। ठीक है, अब समझिए बात हो कि ये जो हमारे पास ये लाइन है इक्वेटर, इसके ऊपर ठीक ऊपर एक लाइन क्या है हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके नीचे ठीक क्या हो गया हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देख सकते हैं भारत के बीचों बीच जो लाइन गुजरी है वो क्या नाम है उस लाइन का, उस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यानी कर्क रेखा, और नीचे वाली लाइन क्या होती है, मकर रेखा। अब आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ जाननी पड़ेगी, और वो सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि आपका जो सन होता है वो सन कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लांघता नहीं है। आपका जो सन होता है ना वो हमेशा इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही होता है, वो कभी इसके पार नहीं जाता है। समझना बात को, ठीक है, कि आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये देखिए, ये जो आपका सन है, मान लीजिए सन है, ये सन ऐसे जब अर्थ घूमता है
तो ये इसी के बीच रहा है। देखिए जो आपका सन है ना, वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लांघता नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो हीट होता है वो इन्हीं के बीच होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हीट होता है वो क्या होता है, यहीं होता है। यहीं की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है। देखिए सारा जो अफ्रीका का पोर्शन आ गया, अमेरिका जो आपको नॉर्थ साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, ये सारे पोर्शन यहीं आते हैं। देखिए इवन कि भारत का जो नीचे वाला पोर्शन, देखिए जो भारत का नीचे वाला पोर्शन है वो हिल गया थोड़ा। भारत का जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा, कौन सा, पूरा तमिलनाडु से लेके केरला, वो सब इसी रीजन में आते हैं। जिस खातिर यहाँ पर क्या होती है, हीट बनी रहती है। आप बोलोगे नहीं सर इस बात को मानेंगे नहीं सर, हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है सर कि ये जो आपने अभी जो वर्ड बोला, क्या वर्ड बोला सर आपने, कि जो सन है वो इन्हीं दो लाइन के बीच रहता है, ना ऊपर जा पाता है ना नीचे जा पाता है। तो चलिए देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि ये समझाना इतना प्रैक्टिकली आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा। देखिए ये है आपका अर्थ, ठीक है, ये आपका जो क्या है, ये आपका अर्थ है, ये इस तरह रोटेट कर रहा है। देखिए ये आपको जो अर्थ है, ये समझिएगा बात को कि ये इस तरह अपने ऐसे एक्सिस पे झुके हुए क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये एक्सिस पे झुके हुए क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। आपको पता है कि टोटल सर्कुलर लाइन नहीं होता, वो क्या होता है, टेढ़ी लाइन होती है, मतलब एक अंडाकार पथ इसका एक्सिस होता है। तो मान लीजिए कि ये देखिए ये हो गई हमारी लाइट, ठीक है, ये मान लिया हमारा सन हो गया, दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये हमारा सन हो गया। देखिए सन अपनी जगह पे कांस्टेंट है, सन अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, लेकिन जब सन इस पे लाइट पड़ रहा है, गौर से देखिए, जब सन की लाइट इस पे पड़ेगी, देखिए यहाँ लाइट नीचे तरफ पड़ रहा है, ये देखिए ये पड़ रहा है कहाँ पर, ये लाइट पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कहाँ पर, कैप्रिकॉर्न पे। गौर से देखिए ये नीचे की तरफ लाइट पड़ रही है, लेकिन जब यही घूम के जब इधर आएगा, जब यही घूम के इधर आएगा, समझना बात को, मेरे दो ही हाथ है दराज में आपको और थोड़ा देखिए, जब ये घूम के इधर आएगा तो फिर ये देखना लाइट कहाँ जाती है, देखो ये देखो, ये लाइट ऊपर की तरफ जाती है। देखो जब इक्वेटर यहाँ है, देखिए इक्वेटर यहाँ है, तो जब ये सन के इधर आ गया तो लाइट यहाँ तक पहुँची, और जब ये इधर आएगा तो ये लाइट होगी वो कहाँ तक पहुँचेगी, वो यहाँ तक पहुँचेगी। तो लाइट इससे ऊपर, आप खुद सोच के देखो, क्या लगता है आपको कि जो ऊपर आर्कटिक है या अंटार्कटिक है, क्या लाइट वहाँ तक पहुँचेगी? देखिए तो आप खुद सोच के देखो, क्या लाइट वहाँ पहुँचेगी? ये लाइट वहाँ पहुँचेगी ही नहीं। जब भी ऐसे घूमेगा तो ये लाइट इसके बीच, आप कभी प्रैक्टिकल करना, ठीक है, एक टॉर्च ले लेना, उसको बीच में रखना और इसको घुमा के ऐसे घूमना। इसको क्या करना है, इसको घुमाना है ऐसे, और घुमा के क्या करना है, इसको लेके घूमना है, इसको ऐसे ऐसे, यानी इसको एक्सिस पे भी रोटेट करना और इसको इस तरह भी मोशन करवाना और लेके घूमना उस लाइट की तरफ। तो आपको दिखेगा कि जो लाइट है ना तो इसके ऊपर जा रहा है और ना तो इसके नीचे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितना भी टेम्परेचर है, सारा का सारा टेम्परेचर आपको इन्हीं दो जोन के बीच में होगा। ठीक है, इसलिए इसको हिंदी में कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपको उष्णकटिबंध। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है उष्णकटिबंध। ठीक है, यानी इसी को टॉरेट जोन कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा है इसको, टॉरेट जोन कहा जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ से, ये जो सन है इतना समझ में आ गया सर, सॉरी, कि ये सन आपको इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं जाता है, सन कभी भी यहाँ या यहाँ के आसपास नहीं जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी इस इक्वेटर के आसपास जो लाइन्स है, ठीक है, वो सारे देशों के जो लोग होते हैं बेचारे बड़े जो होते हैं ना काले हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होती है, इतना ज़्यादा हीट होता है कि यहाँ बहुत सारी समस्या आती है। खुद सोचो ना, ये जो पूरा एरिया है, देखो ये जो हो गया आपको कौन सा हो गया, आप इस डायरेक्शन को भी समझ लीजिए। देखिए ये डायरेक्शन होता है हमारा ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है हमारा वेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, ये डायरेक्शन हो गया वेस्ट, ये पूरब, ये पश्चिम, और क्या हो गया, ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है, नॉर्थ, और ये हमारा क्या हो गया दक्षिण, साउथ। ठीक है, ये डायरेक्शन भी आप हमेशा याद रखना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, इसी के बिहाफ पे सारा खेल होता है। देखिए इसके बिहाफ पे आप अर्थ को समझ सकते हैं। देखो ऊपर वाला अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला अमेरिका है, साउथ अमेरिका। ठीक है, अब बोलोगे सर देखो यहाँ पर अफ्रीका का पोर्शन, यहाँ पर एक अफ्रीका का पोर्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पर है साउथ, यहाँ अफ्रीका द साउथ अफ्रीका पोर्शन है, जिसको हम लोग जानते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, वो यहाँ पर है। ये तो अफ्रीका महादेश है, यहाँ तो थार है, ये तो थार का मरुस्थल है, लेकिन अफ्रीका महादेश यहाँ पर है। सॉरी, जो साउथ अफ्रीका है वो यहाँ पर है। देखो ये कहाँ पड़ गया, साउथ में पड़ गया, इसलिए तो क्या बोला गया इसको, साउथ अमेरिका। आपको क्या कहा गया, साउथ अफ्रीका कहा गया। उसको तो छोड़िए, आपके पास ये देखिए, ये है, ये पोर्शन है जापान, और जापान के बगल में कौन है, जापान के बगल में है आपको कोरिया। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है,
जिसको कि चाइना से बनता है उसको कहा गया नॉर्थ कोरिया, और नीचे वाला जो कोरिया है, ठीक है, जो जहाँ सैमसंग जहाँ की कंपनी है, बहुत डेवलप जगह है, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया साउथ कोरिया। ठीक है, आप खुद सोचिए कि भाई अगर आपसे सब कोई पूछे कि सर सबसे पहले जो है होता है, सबसे पहले यहाँ पर सन कहाँ दिखता है, ठीक है, सबसे पहले आपको सन कहाँ दिखता है, तो सन सबसे पहले जापान में दिखता है। जापान सबसे पूर्वी देश है, ये मैप में नहीं दिख रहा होगा, मैप पता नहीं चलेगा, ठीक है, ये मैप रियल थोड़ी है। जापान सबसे पूर्वी देश है, वहाँ सबसे पहले सन दिखाई देता है। इंडिया में सबसे पहले सन कहाँ, ये देखो ये इंडिया है, इंडिया में सबसे पहले सन कहाँ दिखाई देगा, तो इंडिया में आपको सन कहाँ दिखाई देगा, देखो इंडिया में सन आपको सबसे पहले यहाँ दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में, इस जगह पे। ठीक है, सुबह 4 बजे यहाँ पर सूरज दिखने लगता है। और सबसे लेट सूरज कहाँ दिखेगा, तो यहाँ पर, ये देखो इस जगह पे, गुजरात में, यहाँ लगभग सुबह में 7 से 8 बजे के आसपास सूर्य दिखता है आपको। ठीक है, चलो खैर, उससे हमें यहाँ पर वो चीज़ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब आपको यही चीज़ हमको आपको समझाना चाह रहे हैं कि भाई साहब ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का क्या फंडा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बहुत एक क्लियर लाइन बोली कि देख भाई यहाँ पर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच, सॉरी इक्वेटर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवतीय रेखा। इसके ठीक ऊपर कौन हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके ठीक नीचे कौन हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो धरती की जो सन है वो इसके ऊपर नीचे ही रहता है, यहाँ से ऊपर कभी नहीं जाता है। देखो अब यहाँ पर जो हम अब समझेंगे कि बारिश क्यों होती है, बारिश होने का मेन रीजन समझो कि बारिश क्यों होती है। देख भाई, जब सन यहाँ पर ऊपर नीचे करेगा, बात समझो, ठीक है, जब सन जो होगा यहाँ पर ऊपर नीचे करेगा इस तरह से, देखो जब जो सन होगा वो यहाँ से ऊपर नीचे करेगा, तो ये सन यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ के जो समुद्र है उसको ये गर्म करेगा। ये जो समुद्र है इसको क्या करेगा, ये यहाँ पर इसको गर्म करेगा। देखिए समुद्र को क्या कर देगा, गर्म करेगा। अब जब समुद्र को गर्म करेगा तो वहाँ से क्या होंगे, वाटर वेपर निकलेंगे, और जो वाटर वेपर निकलेंगे वो वाटर वेपर क्या करेगा कि वहाँ पर बारिश करवा देगा। अब बोलोगे सर इसका मतलब सर कि जो सब इक्वेटर पे वहाँ तो खूब बारिश होनी चाहिए। हमने हाँ बिल्कुल, इक्वेटर पे जो है उस पर खूब बारिश होती है। खास करके देखिए ये जो जंगल है यहाँ पर, अमेजोन का जो जंगल है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खूब बारिश होती है। आप बोलोगे सर लेकिन फिर दक्षिण अफ्रीका में कहाँ बारिश होती है, तो बारिश होने के लिए जरूरी होता है पहाड़। ठीक है, बिना पहाड़ के बारिश नहीं होती है, क्योंकि जब पानी हवा में उठता है, बादल बनता है, उसके बाद वो पहले पहाड़ से टकराता है, और पहाड़ से टकराने के बाद ही फिर क्या बन पाता है, वो बारिश में बदल पाता है। अगर पहाड़ में नहीं होगा तो फिर वो बारिश में नहीं बदल पाएगा। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लगातार पहाड़ियाँ, देखो जहाँ भी आप देखोगे इन जगहों पे पहाड़ियाँ हैं, जिसके कारण की क्या होती है, ये देखो ये लगातार यहाँ पर पहाड़ियाँ, जहाँ भी पहाड़ है वहाँ बारिश होती है, जहाँ पहाड़ नहीं है वहाँ बारिश नहीं होती है। ठीक है, अगर पहाड़ है तो बारिश होगी, पहाड़ नहीं है तो बारिश नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ भारत को देखो, यहाँ देखो जरा गौर देखना, ये यहाँ पहाड़ है, ठीक है, ये यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर पहाड़ है, तो यहाँ बारिश होती है। जहाँ पहाड़ नहीं होंगे वहाँ पर बारिश नहीं होगी। अब समझो कि बारिश होने का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, बारिश होने का पैटर्न क्या होता है, देखो ये इक्वेटर से जब भी हवा चलती है ऊपर की तरफ, तो इक्वेटर जो हवा चलती है ऊपर की तरफ ऐसे घूमती है। देखो इक्वेटर जो हवा चलती है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि जो बारिश होगी, बारिश का भी डायरेक्शन यही होगा। लेकिन इक्वेटर से नीचे जो लाइन होती है उसका डायरेक्शन ऐसे होता है। इक्वेटर से नीचे जो हवा चलती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो ऐसे होता है। देखो इक्वेटर से जो नीचे लाइन चलती है, जो हवाएं चलती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, इस तरह होता है। जब अर्थ घूमता है ना, समझो ना बात को, अगर अर्थ घूम रहा है तो हवा को क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ भेज रहा है। देखो जब ऐसे घूमेगा तो हवा ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन नीचे की तरफ तो ऐसे घूम रहा है, तो हवा कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। अरे भाई साहब गौर से देखो, हवा ऊपर की तरफ, और यहाँ हवा क्या होती है, नीचे की तरफ चलती है। तो हवा जब चलेगी तो अपने साथ साथ क्या होगा, बादल को भी उड़ा के ले जाएगी, और बादल उड़ेगा, पहाड़ से टकराएगा तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बारिश हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे रेगिस्तान हैं, मैं आपको वो सब नहीं बताने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है एक जगह है, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो जगह है ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया बेचारे का दुर्भाग्य है कि यहाँ आसपास पहाड़ी है ही नहीं, इसलिए बारिश नहीं होती है। ये पूरा का पूरा गैंडी आपको सैंडी है, गिब्सन है, ये इसके सामने में बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। जब ऑस्ट्रेलिया पे लोग पहुँचता था पहले तो बोलते थे ऑस्ट्रेलिया में कोई लोग रहते ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ रेगिस्तान ही है। इस जगह के आसपास लोग रहते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो बेकार है। ठीक है, वो वहाँ पर लोग ही नहीं रहते, वहाँ पर सामने की तरफ क्या होता है, पूरा जो है वो बेकार है।
ठीक है। वहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो गया, वहाँ पर पूरे के पूरे आपको रेत के मैदान है सिर्फ। ये देखो, ये जो अफ्रीका है ये पूरा का पूरा ऊपर का इलाका ही रेत का मैदान है, देखिए जो थार का मरुस्थल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस जगह पे कोई पहाड़ नहीं है जो इस पानी को रोक सके, और मतलब इक्वेटर के पास होने के बावजूद भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होने के बावजूद भी यहाँ पर बारिश नहीं होती है। लेकिन इस जगह पे देखिए, इस जगह पे आपको कहीं भी देखिए मरुस्थल आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको हर जगह हरियाली दिखेगी। उसके पीछे रीजन ये है कि रोज आपको पानी गर्म होकर ऊपर उठता है, और इतनी गर्मी होती है क्योंकि सूर्य जो होता है वो जब भी गुजरेगा, देखिए सूर्य चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, इधर जाए चाहे इधर जाए, इधर जाए चाहे इधर जाए, लेकिन हर कंडीशन में ये आपको इक्वेटर के पास से डबल टाइम गुजरता है। यानी कि इक्वेटर पे लगातार क्या होता है, सीधा सूर्य की रोशनी पड़ती है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर बारिश भी क्या होती है, खूब होती है। आप देखोगे कि जैसे अभी कुछ दिन पहले एक सीरियल शूट हो रहा था, मैंने देखा, तो मुझसे लोगों ने उसके रीजन पूछे। एक सीरियल शूट हो रहा था, सीरियल का नाम था खतरों के खिलाड़ी, जो रोहित शेट्टी शूट करता है। आपने अगर देखा होगा खतरों के खिलाड़ी, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हर दिन कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, कभी भी दिन में बारिश शुरू हो जाती है। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता कभी भी बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले देशों पे थे, और वहाँ पे क्या होती है, रोज़ रोज़ दिन में 2 बजे 3 बजे के आसपास बारिश होनी है, ठीक है। वहाँ पर रोज़ बारिश होनी है, क्योंकि पानी उठेगा, इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन में पानी उठेगा कि वो पानी को वापस से क्या होता है, बरसना ही होता है। तो दिन भर पानी उठता है, 2 बजे के आसपास वो पानी क्या होता है, नीचे गिर जाता है, वो पानी बरस जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंडिया के लिए, इंडिया में ऐसे बारिश नहीं होती है। इंडिया में आता है मानसून, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आता है मानसून। देखिए हर जगह पे बारिश होने का रीजन होता है उसके आसपास के समुद्र, ठीक है। ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाओगे तो वो इलाका ठंडा होता जाएगा, नीचे की तरफ जैसे जैसे जाओगे तो वहाँ पर इलाका ठंडा होता जाएगा। तो वहाँ बारिश के बदले स्नोफॉल होते हैं, क्योंकि ऊपर में तो पानी जाते जाते क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, हवाएं जाएगी ही नहीं ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर जो पानी है वो पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा ही नहीं। तो इस खातिर क्या हो जाता है, इस खातिर आपको वो जो जगह हैं उन जगहों पर आपको क्या होती है, बारिश नहीं होती, स्नोफॉल होता है। आप देखो ना, जैसे ये देखो, ये ऊपर रसिया है, यहाँ पर ये देखो, ये इतना पोर्शन जो है, ये देखो, ये जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन रसिया का है, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर होते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और टेम्परेचर कम होता जाएगा तो लोगों की जो बॉडी होगी उसमें मेलामिन का अमाउंट घटता चला जाएगा, जिसके कारण कि लोग जो होंगे गोरे होते चले जाएंगे। फैक्ट है, ठीक है। ये बस एक कलर कॉम्प्लिकेशन की बात है, मैं बस वही बता रहा हूँ। देखो जैसे इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, जितने भी देश होते हैं, ठीक है, ये सारे साउथ अमेरिका हो गया, चाहे ये आपको अफ्रीका हो गए, इन सभी जगह के जो लोग होते हैं वो काफ़ी मतलब उनके जो कलर होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब जैसे ये देखो, ये हमारा भारत का नीचे का इलाका है, ठीक है। ये जो हमारे भारत है ये इसके नीचे का इलाका है। इस इलाके में कौन कौन सी जगह आती है, यहाँ से गुजरात आता है, गुजरात के नीचे आपको यहाँ महाराष्ट्र आता है। आप और नीचे चले जाओगे तो आपको यहाँ पर जो होगा महाराष्ट्र के नीचे गोवा आएगा, गोवा के नीचे आपको जो होगा कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक के नीचे आपको केरला आ जाएगा, फिर यहाँ तमिलनाडु आ जाएगा, यहाँ तेलंगाना आ जाएगा, इसके ऊपर फिर आपको जो उड़ीसा आ जाएगा। आप गौर से देखो कि ये जो साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, बस ये कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर लोगों के कलर कॉम्प्लिकेशन काफ़ी डार्क होते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि यहाँ के लोगों की जो स्किन होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, उस हीट को मतलब ये करने के लिए, मतलब उस हीट को फेस करने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है, वो वहाँ पर लोगों की जो कलर होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाया करते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर वहाँ की फिर हीरोइन लोग इतनी गोरी कैसे होती है, वो पता नहीं, ठीक है। आप ही घर में रहो एसी में, ठीक है, लगातार, तो आपका भी कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरी खुद की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा धूप में निकलता हूँ तो बिल्कुल काला सा हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हो गया कि इस जगह पे आपको टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इससे ऊपर थोड़ा चले जाओ, देखो हमारे जो ऊपर के जो एरिया जाते हैं, ठीक है, बिहार यूपी नॉर्मल लोग मिलेंगे, और ऊपर चले जाओ उत्तराखंड, अच्छे मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल लोग मिलेंगे, और ऊपर चले जाओ जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर और ज़्यादा बिल्कुल सफ़ेद लोग मिलेंगे। उसके और ऊपर चले जाओ चाइना, तो पता चलेगा बिल्कुल जो है मतलब वहाँ तो कोई कलर में कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है। और ऊपर चले जाओ तो आपको मिलेगा रसिया, पता चलेगा कि वहाँ पर के तो लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, सारे बिल्कुल इतने मतलब बिल्कुल लगते जैसे वो मुर्गे को छील दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे है कि हल्का सा दबा दो तो यहाँ से खून निकल जाएगा। तो जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, ठीक है, तो वहाँ टेम्परेचर घटता जाएगा। आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे शहर होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, व्लादिवोस्टोक से लेके काफ़ी सारी ऐसी जगह है, ठीक है, ये यूक्रेन हो गया, चाहे ऊपर का जितना ही हिस्सा हो गया, ठीक है, ये सारे देश क्या हो गए,
ये यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेकिन बारिश नहीं होती है। बारिश के बदले क्या हो जाता है, स्नोफॉल हो जाता है। देखो यहाँ पर जो धाराएं चलती है पानी की वो सारी गर्म होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो धाराएं चलती है वो सारी ठंडी होती है। कुछ कुछ गर्म जलधारा जो होती है वो मिलके यहाँ पर आपको कुछ कुछ जलधारा गर्म हो जाती है, जिसके कारण कि थोड़े बहुत यहाँ इनके जो ये होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह, कुछ कुछ ऐसे बंदरगाह होते हैं जो जमते नहीं हैं, जिसके कारण कि बेचारों को की जान बच जाती है। अदरवाइज आप खुद सोच के देखिए कि ये रसिया है, ठीक है, चाइना है, इनको अगर मान लीजिए इधर जाना हो तो ये ऊपर से नहीं जा सकते, ये जहाज लेके ऊपर से नहीं जा सकते, क्योंकि इनके जो समुद्र होते हैं वो जमे हुए होते हैं, कहीं भी जाकर ठोक देंगे आइसबर्ग में। इनको इस रास्ते से होके जाना पड़ता है, ठीक है, इसको इस रास्ते से होके जाना पड़ता है। पहले यहाँ पर लोग अफ्रीका से घूम के जाते थे, पता था सोमालिया वाले लूट लेते थे। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो स्वेज नहर का रास्ता यहाँ से निकाल लिया है, बगल से, यहाँ से देखिए, यहाँ से इन्होंने स्वेज नहर का रास्ता निकाल लिया है। आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो सर, हमारे समझो बात को जो बता रहे हैं आपको। देखो इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने स्वेज नहर का रास्ता निकाल लिया। देखिए पहले मैंने क्या बोला कि भाई साहब पहले जो यहाँ के देश जाते थे, देखो इनका जो ट्रैवल करते थे ये वाले, तो यहाँ से ये निकलते थे, चाइना वाले या जो है रसिया वाले, ऐसे घूमते हुए यहाँ से, देखो यहाँ पर आपको जो हो गया सिंगापुर के पास से निकलते हुए, ठीक है, यहाँ से आके इधर से यहाँ आते थे और ऐसे घूमते थे यहाँ पर, ये देखो मेडागास्कर होते हुए ऐसे जाते थे। इनको अगर मान लो कि अमेरिका जाना होता था तो इस तरह से जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो देश है, यहाँ पर आपको जो देश है, यहाँ एक सोमालिया देश है, ठीक है, इस जगह पे सोमालिया देश होने के कारण इस जगह सोमालिया जो देश होते हैं, तो ये सोमालिया देश वाले क्या करते थे कि मतलब यहाँ पर काफ़ी समुद्री लुटेरे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर समुद्री लुटेरे होने के कारण इस रास्ते में, इस रास्ते को, और ये रास्ता लगभग 7,000 किलोमीटर लंबा है, तो उन्होंने इस रास्ते को अवॉइड किया और इन्होंने एक नया रास्ता यहाँ पर निकाला। और यहाँ से गौर से देखिए, यहाँ से ऐसे घूमते हुए इस जगह से देखिए लाल सागर से मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ से निकल के इस रास्ते को इन्होंने छोटा कर दिया। हाँ, अभी भी इस रास्ते में जाना होता तो ये यहीं से निकल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि मैंने, चलो ये तो खैर ज्योग्राफी की चीज़ें हो गई, मैं आपको जो बताना चाह रहा था, ठीक है, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए चीज़ों का। अब देखिए ये है हमारा इंडिया, ठीक है, आपको इंडिया के बारे में, आपको सबसे पहली बात है कि आपको इंडिया की मैपिंग आनी चाहिए, ठीक है, आपको इंडिया की जो है, इंडिया की मैपिंग आनी आपको जरूरी है, ठीक है, आपको इंडिया का मैप बनाने के लिए आपको आना चाहिए। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अब हम लोग इंडिया का मैप बनाना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को समझना है तो सबसे पहले आपको इंडिया के बारे में समझना होगा। देखिए अगर हम इंडिया के मैप को बनाने की कोशिश करें तो कैसा बनता है इंडिया का मैप। देखिए ये है इंडिया का मैप, ठीक है, बहुत बेहतरीन नहीं बना बट मैंने कोशिश की बनाने की, ठीक है। देखिए तो ये जो इंडिया का मैप है, आपको इसको समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैप बनाने के लिए सीखना होगा कि भाई मैप को बनाते कैसे हैं। कभी एग्जाम वगैरह में आपको अगर इसके पे लिखना पड़ा तो बिल्कुल मैप को बना के लिखिएगा। देखिए मैप को बनाने के लिए ज़रूरी कुछ पॉइंट हैं, आप ध्यान रखिए। देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप सीधे में रखना है। देखिए ये दोनों पॉइंट आपके सीध में हैं, ऊपर से नीचे तक आपको ये पॉइंट सीध में रखना है। उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सीध में है, गौर से देखिए ये सीध में ही है, थोड़ा सा आगे हो गया है बट ये पॉइंट सीध में है, ठीक है। ये देखिए ये जैसे ये पॉइंट सीधा है उसी तरह से ये पॉइंट सीधा है, इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये पॉइंट भी क्या हो गया, सीध में ही है, गौर से देखिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, ये पॉइंट भी आपको यहाँ सीध में हो गया। तो ये जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, ये राजस्थान का इलाका है, ऊपर जाएगा, ये गुजरात का इलाका है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ तक ला के इसको क्या करना है, हल्का सा फोल्ड करके नीचे लाना है, ठीक है। तो ये पैटर्न है आपका मैप बनाने का, ठीक है। अब थोड़ा समझेंगे कि मैप में कहाँ पर जो है, कौन से लोकेशन में कहाँ पर क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास जो एक इक्वेटर है, ठीक है, जो कर्क रेखा है, वो कहाँ से, मतलब इक्वेटर कर्क रेखा को नहीं कहते हैं, कर्क रेखा का मतलब कर्क रेखा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरा, तो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से पास किया, गौर से देखिएगा,
देखिए ट्रॉपी ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से पास किया है। इसके रास्ते में कौन कौन आते हैं? इसके रास्ते में सबसे पहले तो गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है, झारखंड आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है। सबसे पहले तो आप जरा इसको यहाँ देखिए, आप इस मैप को देखिए, ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब दिखा? देखिए, तो ये रहा आपका इंडियन मैप, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका इंडियन मैप हो गया। अगर ये आपका इंडियन मैप है, समझेंगे बात को, देखिए अगर ये इंडियन मैप है तो इंडियन मैप ने कहाँ से आपका ये पास किया है? गौर से देखिए, तो आपके इंडियन मैप में आपका जो इक्वेटर है वो यहाँ से पास, सॉरी इक्वेटर बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से आपको पास किया है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको पास कर, देखो ये है गुजरात, देखो ये है गुजरात, थोड़ा सा ये टच कर रहा है राजस्थान को, थोड़ा सा नीचे से टच कर रहा है राजस्थान को, मध्य प्रदेश से पूरा का पूरा गुजर जा रहा है बीचों बीच, छत्तीसगढ़ के ऊपर वाले एरिया को टच कर रहा है, झारखंड के बीचों बीच निकल रहा है। पश्चिम बंगाल का डिजाइन बड़ा अजीब है, ऐसे बतख की तरह लंबा सा, इसी में चिकन नेक आता है ना, तो यहाँ पश्चिम बंगाल है और इस साइड में कौन है? त्रिपुरा, और इस साइड में कौन है? मिजोरम, और बीच में कौन पड़ जाता है? बांग्लादेश पड़ जाता है। हमें खैर बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर याद रखने की बात है कि भाई हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन जगहों से गुजर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप सभी मेरे साथ रिपीट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले कौन है भाई? सबसे पहले एंट्री करता है गुजरात से, गुजरात के बाद कौन है? राजस्थान थोड़ा सा, फिर आपको क्या हो गया? मध्य प्रदेश, फिर आपको क्या हो गया? झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये क्या हो गया? त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। सबसे पहले एंट्री कहाँ से है? गुजरात, गुजरात के पास कौन है? राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कौन है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है? छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, झारखंड पश्चिम बंगाल, फिर आप बांग्लादेश पार कर जाइए तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सारे लोकेशन है जहाँ से भी क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है। एक बार दोबारा देखिए, इसको याद रखना जरूरी है। कहाँ कहाँ से पास करते हैं? 8 राज्यों से पास करते हैं। एग्जाम में भी आपको आएगा। सबसे पहले कौन हो गया? सबसे पहले हो गया आपका गुजरात, राजस्थान, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है, एक बार सब रिपीट कीजिए। कहाँ से रिपीट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है? एकदम आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। आप एक बार में रिपीट कर दीजिए फास्टली। कैसे कैसे फास्ट करना है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार इसको रिपीट कर लीजिए तो ये आपको क्या हो जाएगा? ये याद हो जाएगा। देखिए ये तो देश के बीच वाले राज्य थे। चलिए अब जरा देखिए, अब नीचे की तरफ आते हैं। देखिए बच्चे लोग, नीचे की तरफ जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो वो ये था ईस्ट, आपको पता है, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये क्या हो गया आपको? साउथ। ये हमारे देश का डायरेक्शन है। आप जहाँ भी खड़े हो तो आप देखो अपने पूरब साइड में देखो, तो अगर पूर्व देखोगे तो पूर्व में आपको ये वाले इलाके दिखेंगे, पश्चिम देखोगे तो आपको ये गुजरात वाले इलाके दिखेंगे, उत्तर देखोगे तो ऊपर वाले इलाके दिखेंगे, और दक्षिण देखोगे तो आपको ये वाले इलाके दिखेंगे, ठीक है। चलो अब हमारे पास भाई बात क्या है यहाँ पर? ये तो देखो, ये हमारा सबसे पहले हमने क्या किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिहार पे हमने भारत के बीच वाले राज्यों को याद कर लिया। अच्छा देखो, ये जो है इसको कहते हैं हम लोग पश्चिमी घाट। देखो ये वेस्ट है ना, पश्चिम है ना, इसको बोला गया पश्चिमी घाट। टूटा फूटा है लेकिन ये कहलाएगा क्या? पश्चिमी घाट। देखो ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट यहाँ कौन है? अरबियन सी है, अरब सागर है, और यहाँ कौन है? बंगाल की खाड़ी है। खैर, तो हमारे पास जो है सबसे पहले क्या आ गया भाई? तो सबसे पहले हमारे पास आ गया यहाँ पर पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट पे कौन कौन है? देखो सबसे पहले तो गुजरात है, गुजरात के बाद कौन है भाई? आपको महाराष्ट्र है। गौर से देखो, गुजरात के बाद कौन है? महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र है, नीचे देखो कौन है? कर्नाटका, और कौन है? केरला। देखो 2 राज्य ऊपर हैं बड़े बड़े, गुजरात, महाराष्ट्र, और 2 राज्य नीचे हैं बड़े बड़े, कर्नाटका और केरला, और इनके बीच एक छोटा सा पेंच फंसा हुआ है जिसको बोला गया गोवा। तो पश्चिमी घाट पे 5 राज्य हैं। पश्चिमी घाट पे क्या हो गया? 5 राज्य हो गए। कौन कौन से राज्य हो गए? सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र के बाद कौन हो गया? छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और बीच में गोवा। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और बीच में गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और बीच में क्या हो गया? गोवा। ये कौन हो गया? आपको पश्चिमी घाट हो गया। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। देखो ये जो पूर्वी घाट है आपका, यहाँ पर कौन है? देखो इस साइड में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल। और आंध्र प्रदेश से कट के एक राज्य जो बना था क्या? तेलंगाना, जिसमें हैदराबाद अभी भी आता है। देखो
तो इस साइड में इस पश्चिमी घाट पे 4 ही राज्य है। देखो पश्चिमी घाट से जुड़े हुए मतलब पूर्वी घाट पे 4 राज्य हैं। कौन कौन? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 4 राज्य जो हैं यहाँ पर हैं और एक बीच में कौन है आपको? तेलंगाना। तो आपको नीचे वाला एरिया पूरा साफ हो गया। देखो अच्छे समझो, तो नीचे वाला एरिया आपका पूरा साफ हो गया। कैसे साफ हो गया भाई? तो नीचे वाला एरिया पूरी तरह से आपका खत्म हो गया। देखिए 2 मिनट रुकिए, मैं आपको पूरा मैप बनाना भी सिखा दूंगा और उसमें लोकेशन प्लेस करना भी सिखा दूंगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, 2 मिनट का। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगा तो भाई ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, याद कर लीजिए इसको मेरे साथ। अब यहाँ ये गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटका, केरला, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और बीच में क्या हो गया? गोवा। इधर देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बीच में क्या हो गया? तेलंगाना। नीचे वाला एरिया साफ हो गया। अरे भाई ये छत्तीसगढ़ है, तो नीचे वाला एरिया साफ हो गया। ऊपर वाले चलिए, देखिए नीचे वाला रिपीट कीजिए एक बार, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके रिपीट कीजिए कि भाई सबसे पहले तो इक्वेटर हो गया। क्यों मैं बार बार इक्वेटर बोल रहा हूँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। कौन कौन से राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और नीचे की तरफ कौन है भाई? तो गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे छोटा तो गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। फिर उस साइड कौन है पूर्वी घाट पे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और क्या हो गया? आंध्र प्रदेश से कट के कौन बना है? छोटा सा तेलंगाना, ठीक है। तो नीचे वाला एरिया आपका खत्म हो गया। ऊपर आइए, देखिए आप यही सपोज कीजिए कि जो भारत है उसको एक इंसान के तौर पे सजेस्ट मतलब सोचिए, तो ये आपको उसका क्या दिखाई देगा? ऊपर वाला उसका सर दिखाई देगा। अगर आप भारत को एक इंसान के तौर पे देखते हैं तो ऊपर वाला इलाका क्या दिखेगा आपको? उसका सर दिखेगा। देखिए ये है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड। ये देखिए एक चांद की तरह है। देखिए हमारे हिंदू स्कल्पचर में जैसे कि शिव जी की कल्पना की गई है, उनके माथे पे एक चांद लगा हुआ है ना, तो यही देखिए माथे पे चांद लगा हुआ है। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। देखो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, समझो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। चांद बना हुआ है क्या? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। तो भाई साहब लद्दाख, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्या बना? एक चांद बना हुआ है। जबकि यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और यहाँ से इधर चलिए, देखिए एल तरफ मिलिए, देखिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। एक एल बन गया आपका यहाँ पर। देखिए यहाँ पर चांद के पीछे क्या बना? एक एल बना। देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और ये रहा दिल्ली और ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार। देखो जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा के बगल में दिल्ली, दिल्ली के पास में क्या? उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पास बिहार। तो ये एक एल बना आपको। देखिए यहाँ पर क्या बन गया आपका? एक एल बन गया, यानी पूरे ऊपर के सारे राज्य आपके खत्म हो गए, ठीक है, ऊपर के सारे राज्य आपके खत्म हो गए। अब एक बार देखिए हम इसको रिपीट करते हैं, एक बार देखते हैं कि भाई साहब कैसे भरा जाए। तो इसको भरने के लिए एक दूसरा मैप है मेरे पास। इस मैप में भरने की जरूरत नहीं है, इस मैप में तो ऑलरेडी भरा हुआ है। एक दूसरा मैप है, आप भी इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे ब्लैंक मैप। जब आप ब्लैंक मैप लिखेंगे तो इस तरह का मैप आपके पास एक आ जाएगा, ठीक है। जब आप लिखेंगे ना ब्लैंक मैप तो आपके पास इस तरह का एक मैप आ जाएगा। देखिए जब आप इस तरह से बनाएंगे, एक ब्लैंक मैप आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर उसको फोटोकॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह का एक मैप आ जाएगा। अब देखिए आपको सारे इलाके दिख रहे होंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भाई साहब। ये जरूर किया कीजिए, यहाँ से इक्वेटर खींचिए। देखिए सबसे पहले कौन है भाई? ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया एमपी, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम। देखिए 8 राज्य तो आपके पास यहीं पर आ गए, एक आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब यहाँ जी गुजरात के ठीक नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कौन है? कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे कौन हो गया? केरला। इस साइड आइए कौन है? तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर कौन है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन है? उड़ीसा, ठीक है, ओडी लिखा जाता है, उड़ीसा। और ये कौन है? तेलंगाना। नीचे का एरिया कंप्लीट, नीचे कंप्लीट हो गए सारे राज्य। ऊपर चलिए, ये देखो ये रहा लद्दाख, लद्दाख के बगल में हिमाचल, हिमाचल के बगल में उत्तराखंड। देखो क्या दिखा? चांद दिखा आपको। अब यहाँ देखो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये रहा दिल्ली,
ये यूपी और ये बिहार, लो खत्म हो गया पूरा मैप। बताओ आई बात समझ में? इस तरह से आपको ब्लैंक मैप बनाना है और ब्लैंक मैप को बनाकर उसमें सारे जगहों को क्या कर लेना, भर लेना है। देखिए समझिए बात को, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में तभी समझ पाएंगे जब आप मैप आपको बनाने का पूरा आइडिया हो। ठीक है, चलिए एक बार भैया देखिए, एक बार दोबारा समझिए। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा, मैं भरता हूँ, आप लोग बोल रहे हो तो मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला, ये देखो, ये रहा गुजरात, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड, ये हो गया क्या वेस्ट बंगाल, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम और बीच में बांग्लादेश है, मुझसे मतलब नहीं है। गुजरात के नीचे कौन हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कौन हो गया, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये कौन हो गया आपको, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ हो गया आपको लद्दाख, लद्दाख के नीचे हो गया हिमाचल, हिमाचल के पास हो गया उत्तराखंड, यहाँ हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे हो गया आपको पंजाब, पंजाब के नीचे हो गया हरियाणा, हरियाणा के पास में हो गया दिल्ली, दिल्ली के बगल में यूपी, यूपी के बगल में क्या हो गया, बिहार। देखिए कितना आसान है। देखिए ये वाला इलाका है पूर्व का, ये इलाका है पश्चिम का, ये इलाका है उत्तर का और ये इलाका है दक्षिण का। ठीक है, आप एज्यूम कीजिए, मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं, सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए बिहार में रहते हैं, इस जगह पर आप खड़े हो जाइए, सोचिए। देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको एजम्पशन आपको खुद भी कीजिए, अपने बच्चों को भी करवाइए। आप बिहार में खड़े, यहाँ बिहार में खड़े हैं, आप पूर्व की तरफ देखिए तो आपको दिखाई देगा कि पूर्व की तरफ आपको पश्चिम बंगाल है और पूरा बांग्लादेश है, नॉर्थ ईस्ट है। आप पूर्व की तरफ देखिए, एक बार देखिए, देखिए पूर्व की तरफ देखिए। अच्छा काम कीजिए, आप पश्चिम की तरफ देखिए तो आपको दिखाई देगा पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश है और राजस्थान होते हुए सारा इलाका है, यानी कि आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तो। अच्छा उत्तर की तरफ क्या है, तो उत्तर की तरफ आपके नेपाल है, नेपाल के आप उधर कौन है, चाइना है। और दक्षिण की तरफ कौन है, दक्षिण की तरफ झारखंड है, झारखंड के नीचे उड़ीसा है। चलिए मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, मान लीजिए मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप पूर्व देखिए, तो आपको पूर्व में क्या दिखिएगा, आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा। हो सकता है कि आप यहाँ हो तो आपको उत्तर प्रदेश दिख जाए, पूरा में छत्तीसगढ़ दिखा या यूपी दिखा। पश्चिम देखिए तो पश्चिम में आपको गुजरात दिखेगा या राजस्थान दिखेगा। एक काम कीजिए, उत्तर देखिए, उत्तर में आपको यूपी दिखेगा चाहे राजस्थान दिखेगा। और आपको दक्षिण देखिए, दक्षिण में आपको पूरा महाराष्ट्र दिखेगा चाहे आपको छत्तीसगढ़ दिख जाएगा। सपोज कीजिए कि आप खुद छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ का पूर्व देखिए तो पूर्व में आपको झारखंड दिखेगा चाहे उड़ीसा दिखेगा। पश्चिम देखिए तो पश्चिम में आपको क्या दिखेगा, आपको या तो मध्य प्रदेश दिखेगा या तो महाराष्ट्र दिखेगा या तो तेलंगाना दिखेगा। आप एक उत्तर देखिए, ठीक है, उत्तर में आपको उत्तर प्रदेश दिखेगा चाहे झारखंड दिखेगा चाहे एमपी दिखेगा। और दक्षिण देखिए, दक्षिण में या तो आपको उड़ीसा दिखेगा चाहे आपको आंध्र प्रदेश दिखेगा चाहे तेलंगाना दिख जाएगा। सपोज कीजिए कि आप यहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं तो पूर्व को देखिए तो पूर्व में आपको उत्तर प्रदेश दिख जाएगा, यहाँ वालों को जो है हरियाणा दिल्ली दिख जाएगा, यहाँ वालों को मध्य प्रदेश दिख जाएगा। पश्चिम में क्या दिखेगा, पश्चिम में कुछ नहीं, पूरा का पूरा पाकिस्तान दिखेगा आपको। ठीक है, तभी तो देखो याद है पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांटा गया था, ये क्या कहलाया था, ये कहलाया था पूर्वी पाकिस्तान और ये कहलाया था पश्चिमी पाकिस्तान। लोग अभी भी कंफ्यूज करते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान क्या था। अरे भाई पूर्व साइड था तो पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिम था तो पश्चिमी पाकिस्तान। चलो अब राजस्थान नीचे देख ले तो गुजरात मिलेगा, या मध्य प्रदेश देखिएगा ऊपर दिखेगा तो पंजाब हरियाणा दिल्ली दिख जाएगा। इस तरह से आप ये लोकेट कर सकते हैं कि आप जहाँ पर हैं उसके आसपास के एरियाज कौन से हैं। इसी को तो बचपन में पढ़ते थे, जिसको चौहद्दी कहा जाता था। ठीक है, चलो तो ये चीज़ आपको मैप बनाना सीख रहे हैं आप। अब जरा इन सारे इलाके को देखिए, ये वाले इलाके जो है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को देखना जरूरी है क्योंकि इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को देखो, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो गए। ठीक है, समझिए बात को। ये इलाका है मिजोरम। ठीक है, मज़ा आया। क्यों मज़ा आया भाई, मणिपुर, क्योंकि हमें मनी मिल गया। लेकिन मनी मिला, ये ज़्यादा खुशी टिकी नहीं क्योंकि नाग वापस आ गया अपना मनी लाने के लिए, बोले भाई साहब मेरी मनी लौटा दो। तो आप देखो मिजोरम, मज़ा आया मनी लेके, लेकिन थोड़ी देर में नाग आया अपना मनी लेके वापस चला गया। चलो इधर आओ, ये रहा त्रिपुरा। मतलब त्रिपुरा, मान लो कि जैसे त्रिपुरा सर पे त्रिपुर लगाते हैं ना, त्रिपुर, तो ये हो गया त्रिपुरा। और त्रिपुरा कौन लगाते हैं भाई, तो त्रिपुरा लगाने वाले कौन होते हैं, भगवान होते हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं, मेघ में। देखो ये ज्यूम किया गया है, कोई भगवान नहीं रहते हैं मेघ में। भगवान इंसान के अंदर होते हैं ना, माँ बाप के अंदर होते हैं। ठीक है, या देखो तो हर इंसान के अंदर भगवान दिखेंगे, भगवान किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं होते। ठीक है, देखो ये रहा त्रिपुरा। त्रिपुरा के ऊपर कौन हो गया, मेघालय। मेघालय के पूरे ऊपर में आसमान। अरे भाई साहब मेघ के ऊपर क्या होगा, आसमान ही होगा ना। तो मेघ के ऊपर आसमान हो गया और सबसे ऊपर में देखो छाता लगा के अरुणाचल प्रदेश खड़ा है ऐसे। ये देखो अरुणाचल प्रदेश पूरे एरिया को कवर करता है। ये भूटान है, ये सिक्किम है। और देखो भूटान और सिक्किम के बीच में कौन हो गया, आपको भूटान और अरुणाचल के बीच में कौन हो गया, मतलब सिक्किम और अरुणाचल के बीच में कौन हो गया, भूटान। और ये देखो अरुणाचल प्रदेश पूरा इस तरह से कवर किए हुए है। देखो समझो बात को।
इन 7 राज्यों को याद रखना जरूरी है। ये जो 7 हैं ये हमारे कौन हो गए, तो ये हो गए हमारे नॉर्थ ईस्ट, इनको 7 सिस्टर्स कहा गया। ठीक है, भारत के नक्शे के साथ साथ इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको अलग से आप याद नहीं कर लो, साथ में ही आपको याद करना होगा। देखो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। देखो मजा आया मनी लेके, लेकिन नाग लेने वापस आ गया। त्रिपुर लगा के मतलब महादेव कहाँ चले गए, भगवान कहाँ चले गए, मेघ में चले गए। और मेघ के ऊपर कौन है, आसमान है, देखो बहुत बड़ा है आसमान। और अगर आसमान में चले गए, उसके ऊपर कौन है भाई साहब, उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश से पूरा कवर किए हुए हैं। और यहाँ पे कौन है, ये जो टिल्ला उठा हुआ है, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया सिक्किम। ठीक है, तो इस तरह से आपको 7 राज्य भी, आपके जो 7 सिस्टर्स थे वो भी आपको यहाँ पर याद हो गए। ठीक है, अब एक बार जो इसको जरा देखिए, एक बार इसको हम लोग दोबारा से देख लें, ताकि इस पर कंप्लीट इंडिया को हम लोग क्या कर दें, भर दें। ठीक है, कंप्लीट इंडिया को हम लोग यहाँ पर भर देते हैं। देखिए ये लेक्चर भले ही लंबा जा रहा है, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं, कहाँ से करें, यहाँ से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, बीच में बांग्लादेश है। गुजरात के नीचे कौन हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कौन हो गया, गोवा, गोवा के नीचे हो गया कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे हो गया केरला, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ आपको तेलंगाना, तेलंगाना के यहाँ देखो आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा। चलो नीचे का काम खत्म हो गया, ऊपर में आ जाओ, यहाँ हो गया लद्दाख, लद्दाख के नीचे हो गया हिमाचल, हिमाचल के नीचे हो गया यूके। फिर यहाँ हो गया आपको जम्मू कश्मीर, यहाँ हो गया आपको जम्मू कश्मीर के नीचे हो गया आपको पंजाब, पंजाब के नीचे हो गया हरियाणा, हरियाणा के नीचे हो गया दिल्ली, दिल्ली के पास यूपी, यूपी के पास क्या हो गया, बिहार हो गया। ऊपर के भी सारे राज्य हो गए। अब यहाँ देखो ये वाला हो गया, ये वाला इलाका जो ये हो गया सिक्किम। ठीक है, ये वाला इलाका हो गया सिक्किम, यहाँ हो त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया आपको कौन, यहाँ हो गया आपको ये मिजोरम था, तो मिजोरम था क्या होता है, ये मणिपुर। मजा क्या है, क्यों आया मजा, क्योंकि मनी देख लिया हमने। और मनी के ऊपर में कौन है, नागालैंड। ठीक है, नाग वापस आ गया। ये देखो त्रिपुरा, तो ये मेघालय, मेघालय के ऊपर कौन हो गया, आसमान, तो आसाम, और उसके ऊपर कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश। लीजिए आपके भारत के सारे राज्यों का मैंने विवरण दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी क्या करना, ब्लैंक में लेके उसको फोटोकॉपी निकाल लीजिए और भरिए उसको 10 बार, ताकि आपको भी ये चीज़ का पूरा आइडिया आपको मिल जाए। अब देखो यहाँ तक तो ठीक थी बात। अब एक काम करते हैं, ये जो मैप हमने बनाया है, ठीक है, ये देखिए ये मैप हमने जो बनाया है, इस मैप को आप दोबारा से बना सकते हैं। आपको बनाना चाहो तो आप इसको देखिए, देखिए इस मैप को लोकेशन को, इस मैप में लोकेशन डालते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो गया भाई साहब, ये आपको पता है गुजरात, यहाँ राजस्थान, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा हो गया, यहाँ मिजोरम हो गया। देखो 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद ऊपर चलो। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाओ, गुजरात के नीचे हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे हो गया गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे केरला, केरला के ठीक सामने क्या हो गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर कौन हो गया, आंध्र प्रदेश, यहाँ क्या हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, ये नीचे के राज्य खत्म हो गया। ऊपर देखो, यहाँ लद्दाख हो गया, यहाँ हिमाचल हो गया, यहाँ यूके हो गया, यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर आपको पंजाब हो गया, यहाँ हरियाणा हो गया, यहाँ दिल्ली हो गया, यहाँ यूपी हो गया, और यहाँ बिहार हो गया। ये हो गया आपको सिक्किम। यहाँ पर आपको सबसे पहले त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर मेघालय है, मेघालय के ऊपर आसाम है, आसाम के ऊपर में कौन है, अरुणाचल प्रदेश। जबकि यहाँ मिजोरम, मिजोरम के ऊपर कौन है, मणिपुर है, मणिपुर के ऊपर नागालैंड है। देखो इस तरह से पूरे भारत के नक्शे को आप विदिन मिनट आप पूरी तरह से भर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खुद भी सीखना है, और अपने घर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपको उनको भी सिखाना होगा ये चीज़। ठीक है, चलो तो हमने ये तो देख लिया, अब जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब हम लोग वापस से आते हैं अपने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात पे। देखो भाई साहब, ये क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज में समस्या क्या आ रही है, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देखो तो ये जो नक्शा है हमारा, देखो इतना तो आपको समझ में आता है कि भाई साहब जब गर्मी होती है, ठीक है, जब गर्मी होती है तो यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पे ये जो इस साइड में अरब सागर और इस साइड में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ से क्या होती है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है और वो क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। देखो हमें सबसे पहले इतना तो आपको डैम श्योर होना होगा कि भाई साहब जब तक मतलब पहाड़ नहीं होंगे तब तक बारिश नहीं हो सकती है, बिना पहाड़ के बारिश नहीं होती है। तो इस भारत के मैप में पहाड़ कहाँ कहाँ हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, पहाड़ कहाँ कहाँ है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए पहाड़ कहाँ कहाँ है, पहले इसको समझिए। देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़, आप थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि ये जो पहाड़ है यहाँ पर, ये ऐसे है सुलेमान किरथर, ठीक है, होते हुए यहाँ पर भारत का जो है हिमालय का राज्य है।
देखो हिमालय यहाँ तक फैला हुआ, देखो ये हिमालय का असली डायग्राम है। रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, आपको समझना होगा। हिमालय का असली, हिमालय में भी 4 टुकड़े हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, शिवालिक रेंज है, और भी ये बताएंगे उसके बारे में, ठीक है, मिड हिमालय है। तो ये हिमालय यहाँ से, देखो इसमें इसको कहा गया, ये पाकिस्तान में चला गया, सुलेमान किरथर। उसके उस पार में क्या हो गया, उसके उस पार में जो है चोलिस्तान का इलाका है, ठीक है, खैर उधर नहीं जाएंगे फिलहाल, रुक जाइए। देखिए ये हो गया आपको कौन, सुलेमान किरथर होते हुए भारत में एंट्री किया, और यहाँ देखिए लद्दाख होते हुए, नेपाल होते हुए, ये देखिए हिमालय पर्वत यहाँ पर ऐसे यहाँ तक आ गया, आराकान योमा पर्वत तक, देखिए यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। तो ये हो गया आपको हिमालय का विस्तार। ये है यहाँ पर आपका पश्चिमी, देखो पश्चिमी घाट ऐसे है, देखो ये है पश्चिमी घाट, ये कौन हो गया, ये हो गया पश्चिमी घाट, ठीक है। टुकड़े हैं इसमें, टूटा हुआ है, ये कंप्लीट नहीं है, टूटा हुआ है। ये हो गया आपको पूर्वी घाट। देखिए समझेंगे बात को, एक चीज़ आपको समझ लीजिए, देखिए ये जो यहाँ पर है पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट ऐसे है, टूटा हुआ है, और यही पश्चिमी घाट जो है आपको, जो ये जो दिखता है यहाँ पर, आपको यहाँ पर पता है क्या दिखता है, आपको हिंदू स्कल्पचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक आपको ये दिखेगा, बताया जाएगा कि भाई देखो यहाँ पर ये क्या है, एक राम सेतु है, बट वो राम सेतु एक्चुअल में कुछ नहीं है। आपको अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा नहीं, राम सेतु जैसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, क्या है भाई। तो देखो ये हो गया आपको जो पश्चिमी घाट हो गया, इस तरह टूटा हुआ है, और ये पश्चिमी घाट जो है टूट के आगे बढ़ा है, ठीक है, और यहाँ मिला है, ये जो है चला गया है इस जगह पे, ये देखो ये पश्चिमी घाट का विस्तार है। जबकि इस साइड में कौन है आपको, देखिए इस साइड में आपको कौन है, तो इस साइड में आपको है पूर्वी घाट, देखो यहाँ पर इस साइड में आपको पूर्वी घाट है, ये देखो ये नीलगिरी पर्वत के आसपास यहाँ के मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर कौन हो गया कि ये इस तरह से नहीं, ये ऐसे आपको, ये देखो, तो यहाँ पर आपको ये नीलगिरी पर्वत के पास यहाँ पर आके ये क्या करता है, मिल जाता है। तो ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया आपको कौन, पूर्वी घाट। इसके अलावा यहाँ देखो, यहाँ पर मध्य प्रदेश के पास यहाँ पर है एक आपको, देखो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक छोटा सा रेंज है जिसको कहा गया अजंता की रेंज, अजंता रेंज, ठीक है, ध्यान दो, इसको कहा गया अजंता रेंज। यहाँ पर हो गया सतपुड़ा रेंज, ठीक है, यहाँ हो गया सतपुड़ा रेंज, और ये हो गया आपको विंध्याचल रेंज, और इसको पीछे से ब्लॉक करता है मैकाले का रेंज, मैकाले रेंज। देखिए समझिए बात को, ये हो गया आपको कौन, ये हो गया नीचे वाला हो गया अजंता, जो सिर्फ महाराष्ट्र में है। उसके ऊपर कौन हो गया, देखो उसके ऊपर हो गया आपको सतपुड़ा, उसके ऊपर कौन हो गया, विंध्याचल, और उसके पीछे से कौन ब्लॉक कर रहा है उसको, तो पीछे इसको ब्लॉक कर रहा है ये आपको मैकाले रेंज, उसको पीछे से क्या कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर है आपको अरावली पर्वत, देखो इस जगह पे आपको अरावली पर्वत है, ठीक है। तो मुख्य जो पहाड़ियाँ हैं वो यहीं पर है, यही फैल के जो है बिहार तक पहुँच गया है, जिसको आप कैमूर की पहाड़ियाँ कहते हैं, यही पीछे हट के वहाँ तक पहुँच गया है। तो देखो ये हो गया हमारे भारत का, जो हो गया भारत की जो मुख्य पहाड़ियाँ, ऐसे तो और भी है, बहुत सारे हैं आपको, जैसे छोटी छोटी और भी बहुत सारी पहाड़ियाँ, किसके बारे में बताऊँ, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। एक और इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना होगा, यहाँ पर ये जो मेघालय है, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इसके अलावा यहाँ पटकाई बूम है, मिसमी है, ठीक है, पूरा नंदा देवी की पहाड़ियाँ हैं, वो सब हिमालय का पार्ट है। तो देखो ये जो हो गया, ये हमारे पास जो मिला, ये हमारे मुख्य है। देखो ये हो गया हमारा हिमालय, ठीक है, हिमालय के 4 पार्ट होते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक और भी होते हैं, ठीक है ना, और ट्रांस हिमालय। ये देखो ये कौन हो गया, ये हो गया अरावली रेंज, ठीक है। ये कौन हो गया, ये हो गया आपको, इसको कहा गया अजंता, इसको कहा गया सतपुड़ा, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया आपको विंध्याचल। यही फैल गया ना यूपी तक, जो विंध्याचल देवी, विंध्य देवी के बाद आप लोग जाते हैं मिर्जापुर, ये मिर्जापुर तक, देखो यहाँ मिर्जापुर है, मिर्जापुर तक गया जो आप लोग विंध्य देवी की पूजा करने जाते हो। उसके पीछे कौन है भाई, पीछे में है मैकाले। अब समझिए बात को, यहाँ पर खेल क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से जो है आपको ये जो हो गया बे ऑफ बंगाल है, जबकि ये कौन है, अरेबियन सी है। जब आपको यहाँ से मानसून ऊपर उठेगा, देखिए जब मानसून यहाँ से आपको ऊपर उठता है इस तरह से, सबसे पहले तो जो मानसून होता है एकदम सीधे जाता है, बिना उड़ीसा जाए। देखिए उड़ीसा टेढ़ा हो गया, इसलिए उड़ीसा जाए बिना क्या करता है, सीधे मानसून यहाँ पहुँच जाता है। ये मानसून सीधे यहाँ पहुँच जाता है, बेचारा उड़ीसा को छोड़ देता है क्योंकि उड़ीसा टेढ़ा हो गया। ये पूरा मानसून पूरा का पूरा यहाँ पहुँच जाता है, और ये मानसून जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर इसको मिल जाता है ये गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ। और यहाँ जाके ये मानसून पूरा भरा हुआ जो मानसून होता है, ये जाके यहाँ पर टकरा जाता है गारो, खासी, जयंतिया से, और टकरा के खूब बारिश होती है, खूब बारिश होती है, खूब बारिश होती है, इन तीनों पहाड़ी के बीच में फंस जाता है।
जो बारिश होता है ना वो इन तीनों पहाड़ियों में ही फंस जाता है। अब फंसने के बाद क्या हुआ, फंसने के बाद लेकिन आपको तो पता है कि हवा इधर चलती है, मैंने आपको बता रखा है कि जो हवा का डायरेक्शन था ऊपर की तरफ ऐसे होता है। अब यहाँ से क्या होगा, इन मानसून ने यहाँ से टर्न मारा, अब यू टर्न नहीं टर्न मारा, तो अब यहाँ से बिहार आ गया। बिहार के बाद कौन हो गया भाई, तो उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से प्रवेश करता है, फिर होते हुए दिल्ली, फिर आपको यहाँ पर कौन आ गया, तो यहाँ पर दिल्ली हरियाणा वगैरह पहुँचते पहुँचते ये मानसून कमज़ोर हो जाता है। ये जो मानसून था यहाँ पहुँचते पहुँचते ये मानसून कमज़ोर होता है, हल्का फुल्का उत्तराखंड भी पहुँचता है, उत्तराखंड की पहाड़ियों से जाकर टकराता है। लेकिन उत्तराखंड में जो बादल फटते हैं वो इस बे ऑफ बंगाल के कारण नहीं फटते हैं, वो इसके कारण फटते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ समझना बात को, ठीक है। यहाँ पर है गिर की पहाड़ियाँ, जो गुजरात है, गुजरात में बारिश होने का थोड़ा बहुत जो रीजन होता है वो है यहाँ पर गिर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गिर की पहाड़ियाँ है, ऐसे ये खंबात का ये कठियावाड़ रीजन कहा जाता है इस वाले को, ठीक है ना। अब समझो बात को कि यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ से जो चले, देखो गौर से देखो, यहाँ से चला यहाँ से, ठीक है, और ये सारा मतलब पश्चिमी घाट से ही टकरा गया। ये जितनी बारिश उठी, जितना मानसून चला, वो सारा क्या हो गया, वो पश्चिमी घाट से ही टकरा गया, और पश्चिमी घाट से टकरा के यही धूप बड़ाम 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 खूब बारिश हुई यहाँ पर। और इधर का जो इलाका था, इधर के इलाके में खूब ग्रीनरी डेवलप हो गई, सारा का सारा देखो ना, जितना ऊटी है, ठीक है, महाबलेश्वर है, ये सब इसी रेंज में आता है। खूब टूरिस्ट प्लेस है, खूब लोग घूमने के लिए आते हैं। और इसके ठीक उस पार पूरा का पूरा सूखा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि बादल ही, जो पहाड़ हैं वही बादल को रोकते हैं। अगर वो नहीं है, पार कर गया तो फिर काम खत्म हो गया, फिर बारिश नहीं होगी। खैर कोई ना, थोड़ा बहुत यहाँ से बारिश जो है से आता है और ये चला जाता है सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज के बीच में, ठीक है। देखो ये जितने पहाड़ हैं उसका आप मैप में देखो ना, आपको महाराष्ट्र का ज़्यादातर इलाका सूखा दिखाई देगा। अजंता की पहाड़ियाँ बहुत छोटी है, वो बादल को नहीं रोक पाती है। ये यहाँ से क्या हुआ, अब चला गया इसके बीच में, यहाँ ज़्यादा क्या जो बादल था वो पहुँच गया किसके बीच में, तो वो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में पहुँच गया। फंसते फंसते क्या हो गया, विंध्याचल और सतपुड़ा की रेंज में पहुँच गया। अरे भाई साहब, विंध्याचल की पहाड़ियाँ बहुत ऊँची है, और ये फिर बादल जाके उसी में फंस जाता है, और इसी विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में घूमते रहता है ये बादल, और खूब बारिश करवाता है, बड़ाम 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 खूब बारिश करवाता है। और इसी चक्कर में यहाँ जो नर्मदा नदी है, ठीक है, ये नर्मदा नदी बैंड बजा देती है सबकी, बिल्कुल विकराल हो जाती है नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी का जो पानी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच फंस जाता है, कहीं निकलने का बादल को जगह ही नहीं मिलता है। जिसके कारण क्या हो गया कि ये जो नर्मदा नदी है यहाँ पर खूब बारिश होती है, और पूरा का पूरा विंध्याचल के उस पार का इलाका जो पूरा एमपी है वो यूं पानी के लिए तरसता है कि हे दे कोई थोड़ी बारिश हो जाए। लेकिन जब यहाँ खूब बारिश होती है, जब बारिश का पेट भर जाता है कि हाँ भाई अब खूब बरसा लिए, अब उसके बाद क्या हो गया, बादल थोड़े हल्के हो जाते हैं, तो हल्के वाले बादल जो होते हैं वो विंध्याचल के ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन चूंकि वो बरसा के है तो विंध्याचल के ऊपर बारिश होती नहीं है, इसलिए विंध्याचल के ऊपर से लेकर नीचे ये जो यूपी का जितना इलाका है ये सब सूखाग्रस्त रहता है हमेशा। सोचिए यहाँ कितनी बारिश और ऊपर में कोई बारिश नहीं। लेकिन ये बादल रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ये बादल यहाँ से इस रास्ते से होते हुए चला जाता है सीधे। ये देखो अब इसने अरावली पर्वत ने रोका नहीं इसको। अरावली बोला रे भाई थोड़ा बहुत बारिश करवा दो राजस्थान में, तो ये बादल बोला कि देखो भाई तुम बदतमीजी मत करो, अगर तुम ऐसे के बदले तुम ऐसे होते, ठीक है, तो हम तुमसे टकरा के थोड़ी बारिश करवा लेते, लेकिन तुम्हारा डायरेक्शन तो ऐसे है तो बारिश होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये तो ऐसे ही यहाँ पर, इसलिए बारिश यहाँ पर राजस्थान में होगी नहीं, क्योंकि जो बादल है वो उसको क्रॉस करके निकल गया। लेकिन कहाँ तक जाएगा, और ये सारे बादल पहुँच गए उत्तराखंड के पास, ठीक है। ये सारे बादल कहाँ पहुँच गए, उत्तराखंड के पास। और जैसे ही उत्तराखंड पहुँचे सारे जाके उत्तराखंड के पहाड़ों में टकरा गए, धड़ाम 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 टकरा गए पहाड़ों से। और पहाड़ों पे इतना ज़ोर से टकराया कि वहाँ धरती मतलब बादल फटा, धरती फटी, ठीक है, लोगों की मृत्यु हुई और खूब बारिश वहाँ हुई, जिसके कारण गंगा नदी में पानी है और गंगा नदी बह गई। खैर अब यहाँ जब मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन यहाँ से मानसून टकरा के लौट गया, क्योंकि भाई साहब जो हिमालय पर्वत उसकी ऊंचाई 6 किलोमीटर है, मतलब एवरेज 6 से 9 किलोमीटर के बीच उसकी ऊंचाई है। तो इतना तो संभव ही नहीं है कि वहाँ पर उसको बादल पार कर पाए। 6 किलोमीटर की हाइट समझते हैं। तो ये बादल यहाँ से वापस लौटा। अब जब ये बादल यहाँ से वापस लौटता है तो वापस लौटते क्रम इधर का वाला मानसून और ये मानसून मिल जाता है, और मिल के क्या करता है, दिल्ली में बारिश, दिल्ली पंजाब हरियाणा जो इलाके हैं वहाँ पर, उत्तर प्रदेश का ऊपरला इलाका, वहाँ पर बारिश करवाता है। लेकिन फिर जब ये घूम के यहाँ तक आता है, पता चलता है यहाँ आते आते कमज़ोर पड़ जाता है। देखो, और बेचारा जो एमपी है, दिल्ली है,
उत्तर प्रदेश के ये जो इलाके हैं, ये हालांकि ये एमपी वाला इलाका है, ये अंतिम समय में थोड़ी बहुत बारिश तो मिलती है। जो राजस्थान का इलाका है, इसको अंतिम समय में थोड़ी बहुत बारिश मिल पाती है, जिसके कारण कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये सूखाग्रस्त रहता है हमेशा। और आप देख सकते हैं कि अब बेचारे क्या कहते हैं आपको, ये क्या कहते हैं, ये वाला महाराष्ट्र, इसकी तो खैर हालत ही खराब है। खैर, अब इस तरह से बारिश हो गई, और बारिश होने के बाद फिर क्या हुआ, अब वापस से जो सूर्य है वो क्या हो गया, अब दूर जाने लगा। अब उससे अब क्या हो गया, इक्वेटर से दूर जाने लगा, उस साइड पे जाने लगा। ठीक है, मतलब जो सूर्य यहाँ पर घूम रहा था ऊपर की तरफ, ये भारत की तरफ, अब क्या हो गया, सूर्य नीचे की तरफ जाने लगा। मैंने बताया ना आपको कि सूर्य ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, सूर्य नीचे की तरफ जाने लगा। तो जब नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ हीट होगा, नीचे की तरफ हीट होगा। अगर नीचे की तरफ हीट होगा तो नीचे की हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी, और इस हवा को मैनेज करने के लिए वापस मानसूनी हवा को वापस आना होगा। क्या समझे? अरे भाई, तो हवा कैसे चलती है, सोचा है कभी हवा कैसे चलती है? क्योंकि पृथ्वी पे सूर्य जो मूव करता है, तो जहाँ सूर्य होगा वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, और उस हवा को मैनेज करने के लिए पीछे वाली हवा दौड़ के जा रही है, भाई साहब चलो 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 चलो, उधर हवा गर्म हो गई, हम लोग को जाना है वहाँ पर, और सारी हवाएं दौड़ के आ जाती है। तो सूर्य जब यहाँ पर था आसपास, भारत के आसपास, तो खूब बारिश हो रही थी, मानसून आया हुआ था। लेकिन जैसे ही सूर्य नीचे चलने लगा, अब क्या हो गया, हवा नीचे की गर्म होने लगी, ऊपर की हवा ठंडी होने लगी। तो यहाँ से सारा मानसून दौड़ के वापस जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस लौट के आ जाएगा। अब देखो, समझो बात को, कि जब ये वापस जिस रास्ते से गया था, ये उसी रास्ते से क्या हो गया, ये सारे बादल बिल्कुल बोलेंगे अरे भाई साहब चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, बहुत देर हो गई। अब क्या हो गया कि बारिश मतलब हवा लौट तो रही है, लेकिन वो हवा खाली हो चुकी है। ठीक है, अब उस हवा में दम नहीं है, अब उस हवा में पानी नहीं है। ठीक है, तो उस हवा में क्या हो गया, पानी नहीं है। लेकिन लौटती मानसून से भी बारिश थोड़ी बहुत हो जाती है। अब यही जब मानसून लौटेगा यहाँ से, जब ये मानसून यहाँ से लौटेगा, देखो अब ये मानसून खाली हो चुका है। जिस तरह से गया था, देखो गया था ऐसे, ठीक है, गया था ऐसे, ये मानसून का डायरेक्शन था। ठीक है, अब इसी से अब ये मानसून हल्का फुल्का यहाँ भी बारिश हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे ऐसे मतलब देखो बेचारा उड़ीसा तो हमेशा फंस जाता है। ये जो उड़ीसा है, ये उड़ीसा बहुत गलत जगह पे प्लेस्ड है, आंध्र प्रदेश बहुत गलत जगह पे प्लेस्ड है। एक तो पश्चिमी घाट, तो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के उस पार है, और ऊपर से डायरेक्शन में ही नहीं आता है वो। ठीक है, इसलिए उड़ीसा बहुत गरीब राज्य हुआ करता था। अलग बात है कि फिर वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट के काम हुए। अब चलो समझो बात को, कि अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर ये जो मानसून गए थे, अब ये मानसून वापस लौटेगा। अब ये मानसून वापस लौटे, चलो 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 जल्दी चलो, अब ये मानसून वापस लौटा। इस मानसून के पास कुछ नहीं है, इसलिए अब सिर्फ आंधी तूफान आएगा, अब हवाएं चलेगी, आंधी तूफान आएगा, अब बारिश कुछ नहीं होगी। लेकिन जैसे यहाँ आता है, समझो बात को, जैसे यहाँ आता है इस जगह पे, थोड़ा सा पानी उठा लेता है, ये थोड़ा सा पानी क्या करता है, उठा लेता है, लौटती हवा है, थोड़ा बहुत पानी उठा लिया, और बेचारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्या करता है, ये लोग तूफान ले आता है। हल्की छींटा बूंदी के साथ, बारिश तो बहुत तेज नहीं होती है, लेकिन लौटते मानसून में क्या होता है कि यहाँ से वापस से जो पानी उठाता है, उसको ये लोग क्या करता है, उड़ीसा वाले इलाके में और आंध्र प्रदेश वाले इलाके में ये लोग छींटते हुए, फैलाते हुए चला जाता है, जिसके कारण कि यहाँ चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, और थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है उड़ीसा में। ठीक है, और ये घूम के ऐसे क्या हो गया कि यहाँ पर वापस आ जाता है। इधर वाला जो मानसून था वो मानसून ही वापस आ जाता है। ठीक है, इधर का जो मानसून है, इधर का मानसून ही वापस आ जाता है। ठीक है, बस तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर आपको ये जो है इसका सिस्टम है। अब समझिए बात को कि आपको बारिश की कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया। असल में यही चीज़ तो समझना था। क्लाइमेट चेंज का जो सबसे खतरनाक असर होता है, दो चीज़ों पे होता है। एक तो सबसे पहले कि आपने जो फसल लगाई है वो फसल बर्बाद हो रहा है, और दूसरा कि आपके जो ग्लेशियर्स है, जो पीने का पानी था वो पिघल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो पानी पिघलेंगे तो वो पानी चला जाएगा समुद्र में। मतलब जो आपको पानी पीना था, आप उस पानी को फेंक दिए समुद्र में। तो एक तो पीने की पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होगी आपको, और दूसरी बात कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। मतलब एक प्योर वाटर जिसको फिल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो पानी आप समुद्र में मिला दिए। और समुद्र में तो क्या है, चारों तरफ नमक है। ठीक है, समुद्र में चारों तरफ क्या है, नमक है। अब कोई सवाल ये पूछे समुद्र में नमक कहाँ से, तो भाई नमक कहाँ से आएगा, सारी जो नदियाँ बड़ा बहती है, आप आसपास हर चीज़ में सॉल्ट ही है, मिट्टी में सॉल्ट है, जमीन मतलब हर जगह सॉल्ट है, तो वो सारी नदियाँ जो बह के समुद्र में पहुँचती है तो अपने साथ सॉल्ट लेके ही तो जाती है। समुद्र में पर्टिकुलरली सॉल्ट थोड़ी आता है, सॉल्ट वो ज़मीन से ही होके जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए बात तो कि हाँ भाई ये जो हो गया आपका इक्वेंस है बारिश का जाने का, बारिश के लौटने का। ठीक है, अब आप पूछोगे सर यहाँ जो राजस्थान में जो ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत सर क्या यहाँ बारिश होती नहीं? बिल्कुल नहीं, बोली मानसून की बारिश तो बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन उधर से जो है थोड़ा बहुत बारिश आ जाता है आपको। किधर से? अफगानिस्तान की तरफ से। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि ये वाला इलाका थोड़ा बहुत हरा भरा होता है।
ये जो जयपुर इस जगह पे है, ये सब इलाका जो है, इस इलाके में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। और ये वाला इलाका तो पूरा बंजर है, अरावली पर्वत के इस साइड वाला इलाका तो पूरा का तो पूरा बंजर है। लेकिन इस साइड का जो इलाका है वो थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान से जो मतलब हवाएं आती है उसको ये अरावली पर्वत रोक के थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर करवा देता है। अब देखो यहाँ पर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान खूब हरा भरा है, लेकिन पाकिस्तान के बगल में यहाँ हिंदुकुश पर्वत है। अब हिंदुकुश पर्वत के उस पार में कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बैंड बजी पड़ी है, पूरा का पूरा इलाका बंजर जर्जर, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत ने क्या करता है, इसको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत के उस पार पूरी तरह बात खत्म है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का मेनली हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट यही है कि देखो ये बारिश ही उल्टी पुल्टी हो जाती है। मतलब ये जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का देखो, पृथ्वी का आपको जब गैस जमा हो जाता है तो उसके कारण टेम्परेचर चेंज करता है कि भाई जिस टाइम पे जो टेम्परेचर होना चाहिए उस टाइम पे वो टेम्परेचर हो नहीं रहा है। समझो बात को कि मान लो जून जुलाई के मौसम, आपको मई जून जुलाई में भीषण गर्मी होनी चाहिए थी। ठीक है, नहीं, जून जुलाई में भीषण गर्मी होनी चाहिए थी, और गर्मी कब हो गई? तो गर्मी मार्च अप्रैल मई से ही स्टार्ट हो गई। समझो बात को कि जून जुलाई में, जेठ अगस्त, जेठ वाला होता है महीना, उसमें बहुत गर्मी होनी चाहिए, या पहले होती थी। आजकल क्या होता है, अप्रैल मई जून से ही स्टार्ट हो जाता है गर्मी। इसका मतलब यह है कि जब भारत जो है, जब जो है सूरज इसके नज़दीक आया भी नहीं है तभी बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है। समझो बात को, तो यहाँ तभी बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है। अब क्या होगा कि जब सूर्य इसके पास आएगा तो भीषण गर्मी होगी, और पानी क्या होगा, पानी ऊपर उठेगा। तो हुआ क्या, मानसून लेट हो गया। मानसून क्या हो गया, मानसून यहाँ पर लेट हो गया। ठीक है, तो मानसून अगर लेट हो गया मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सूर्य अभी इक्वेटर के पास आया ही नहीं, हमारे आसपास आया ही नहीं है। तो जब सूर्य हमारे पास आएगा भारत के आसपास, तब ना बारिश मानसून शुरू होगा। सूर्य आया ही नहीं, गर्मी चालू है, और इस चक्कर में जो फसल है वो तो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि फसल को चाहिए पानी, और पानी तो हो नहीं सकता है क्योंकि अभी मानसून आया ही नहीं है। और भारत की 60% जो कृषि है वो मानसून पे आधारित है। तो यहाँ पर ये सूर्य जो है यहाँ भारत के पास आया दूरी है, और यहाँ भीषण गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। जबकि सूर्य जब इक्वेटर को पार करके भारत के आसपास आता, ठीक है, जब इक्वेटर के आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आता, तब गर्मी होनी चाहिए, लेकिन गर्मी ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्टार्ट है। अब इतनी गर्मी है तो ऑब्वियस सी बात है फसल खराब होगा, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब सन ऊपर जा रहा है, इतनी गर्मी से जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो बेसिक बात, जो सबसे बात ये देखिए, पूरी दुनिया का पेट भरना कोई मामूली बात नहीं होती है। पूरी दुनिया में टोटल लगभग 7 अरब के आसपास लोग रहते हैं। हर एक आदमी दिन में 200 से 500 ग्राम खाना खाता है, बच्चे दूध पीते हैं। इतने खाने का इंतजाम, इतनी फसल का इंतजाम, आपको पता है अफ्रीका के ज़्यादातर इलाकों में सिर्फ पहाड़ नहीं होने के कारण ढंग से बारिश नहीं होती है, जिसके कारण कि वहाँ पर आपको टोटल वो सारे वीरान जगह है। ठीक है, एटलस पर्वत भी है तो ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि लोगों को क्या जो भोजन है वो सबसे बड़ी समस्या है। अभी अफगानिस्तान में इस तरह का वॉर हुआ, वहाँ लोग भूखे मर रहे थे। अफ्रीका में लोग हमेशा कुपोषित होकर मरते हैं। ठीक है, तो उनके भोजन का इंतजाम करना एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण जो है, जो सन जो है वो टाइम मतलब सन को अभी आया भी नहीं है और गर्मी स्टार्ट हो गई। अब ये गर्मी जो है, ये गर्मी मांगती है पानी, और पानी अभी आएगा नहीं क्योंकि मानसून अभी आ नहीं रहा है। सिर्फ अरे भाई उमस होने से बारिश थोड़ी हो जाएगी, वो तो सन जब उसके पास आएगा तब ना पानी वेपराइज होगा। मान लो कि ये अगर अर्थ है तो सन जब यहाँ इसके आसपास आएगा, इक्वेटर के आसपास, तब ना बारिश होगी। ये यहीं पर है, बारिश इसी एरिया में करवा रहा है, यहाँ भी आया भी नहीं है, और यहाँ भीषण गर्मी स्टार्ट है। तो ये भीषण गर्मी इसकी फसल को बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा। अब उसके बाद दूसरा देखो, अब मान लो जब सूर्य से दूर जाएगा तो ठंड का मौसम आएगा। ठीक है, सूर्य जब दूर जाएगा तो क्या होगा, ठंड का मौसम आएगा। और ठंड का मौसम आता नहीं है आजकल, आता भी है तो 1-2 महीने के लिए भयानक ठंड का मौसम लेट हो जाता है। मतलब मार्च तक ठंड होती है, जब सूर्य दूर होता है तो यहाँ भीषण ठंड हो जाती है, जितनी ठंड होनी नहीं चाहिए, मार्च तक ठंड हो चलती है। तो मार्च तक जब ठंड चलेगी तो जो फसल है जिसको उसके अकॉर्डिंग होना था उस सीजन के, वो तो फसल खराब हो रही है फिर। ठीक है, और उसी टाइम में फिर क्या होता है, यहाँ से हवाएं चलती है, ठंडी हवा यहाँ पर चलती है, और वो ठंडी हवाएं बर्बाद करती है, या बहुत सारी ठंडी जलधाराएं होती है, गर्म जलधाराएं होती है, बहुत कुछ है, और वो उस टाइम में बारिश हो जाती है। ठीक है, जनवरी फरवरी के मौसम में बारिश हो जाती है, ये भी क्लाइमेट चेंज का ही असर है। उसमें गेहूं की फसल खड़ी होती है, उसको फ़ायदा होता है, लेकिन मक्के की फसल को नुकसान हो जाता है। तो खैर डियर स्टूडेंट, बहुत सारी बातें हैं। आपको मेनली मुझे ये बताना था कि जो सूर्य जो है, सूर्य के ऊपर नीचे होने से ही सारा खेल चलता है, लेकिन हमारे ऊपर जो ग्रीन हाउस गैस का जो लेयर मोटा हो गया है, जिसके कारण कि
बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम आ जाता है। आप बोलोगे ठीक है सर, एक बात बताओ सर, बहुत ज़्यादा गर्मी तो समझते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड कैसे होती है सर? तो बहुत ज़्यादा ठंड इस तरह से होती है कि जो ग्रीन हाउस गैस ऊपर में लेयर बना हुआ है, आपको पता ठंड के मौसम में क्या होता है, मतलब पृथ्वी पे तिरछी, भारत पे तिरछी किरण पड़ती है, तो तिरछी किरणों में हीट नहीं होता ज़्यादा, तो हीट कम होता है, ठीक है। तो हीट कम होता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर वहीं से लौट जाता है, वो ग्रीन हाउस गैस के कारण अंदर आता ही नहीं है हीट। समझ रहे हो बात को? जैसे लाइट जब सीधे अटैक करेगी तो वो पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन अगर लाइट ऐसे आती है, तिरछी आती है, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। समझो बात को। अगर ये भारत है, देखो ठंड के मौसम में सूर्य की किरण ऐसे पड़ती है, ऐसे, ये भारत है, देखो, है ना भारत, देख रहे हो? ठंड के मौसम में किरणें सूर्य की इधर से पड़ती है, जबकि गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधे पड़ती है। तो जब किरणें जो होती तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के बदले उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। अब उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, जाओ, आने ही नहीं देंगे। और जब वो रिफ्लेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, दिल्ली वगैरह में तो ऐसा होता है कि ठंड के मौसम में कई कई दिन तक सूर्य दिखते ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीषण ठंड हो जाती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, बहुत डिस्टर्ब करती है, आपकी खेती बाड़ी को डिस्टर्ब करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको खेती बाड़ी कोई छोटी मोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन जब खेती बाड़ी का नाम आता है तो आप ये सोचिए कि 7 अरब लोगों का पेट इसी खेती बाड़ी से भरता है, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी, खास करके इंडिया का जो मैप बताया मैंने, मानसून का जो पैटर्न बताया, मानसून किस तरह से काम करता है, आपको होप्स हो कि ये बात समझ में आई होगी। ये चीज़ समझना आसान नहीं था, लेकिन आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल का जो स्टडीज़ का ये मेरा चौथा लेक्चर था। इन 4 लेक्चर्स में मैंने पूरी इन्वायरमेंटल को आपको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।